My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. पहले लेक्चर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट हो चुका था और उसी का एक पार्ट है, यानी उसी लेसन से रिलेटेड है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंश का मूल्यांकन। इस लेसन को शुरुआत करने से पहले हम पहले ये डिफाइन करना चाहेंगे कि शेयर क्या होता है। Before the study of any subject or any chapter, try to understand about that कि what is that, वह है क्या। किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने से पहले यह जानना जरूर होता है कि होता क्या है शेयर। जैसे ये लेक्चर 6 भी इसलिए लिखा गया क्योंकि उसी में का एक पार्ट कुछ छूट रहा था रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब यहाँ एट फर्स्ट सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा शेयर्स होता क्या है, व्हाट इज शेयर। इसे बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि विच कंपनी है टू राइट टू इशू ऑफ शेयर्स, यानी कौन सी कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है। बहुत मतलब थोड़ा सा समझना है बैक में जाकर के, क्योंकि अभी जो पढ़ाना हो वैल्यूएशन ऑफ शेयर है तो उसके जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सा कंपनी को यह राइट होता है अंशों का निर्गमन करने का अधिकार। तो याद रखेंगे कि कोई भी कंपनी जो लिस्टेड होता है, जो लिमिटेड होता है, जिसका कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होता है, वही शेयर का निर्गमन कर सकता है। दूसरी चीज शेयर यानी याद रखना है कि लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब ध्यान यहाँ पर बात होती है कंपनी दो तरह का, जनरली इससे बहुत तरह कंपनियाँ होती हैं। गवर्नमेंट कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी होता है, दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन यहाँ समझना है मात्र कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, यानी अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट का होता है, जो सरकार द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त होता है, वो कंपनी लिमिटेड कंपनी होता है। लिमिटेड कंपनी एक होता है PVT LTD, यानी लिमिटेड कंपनी को अधिकार होता है अंशों का निर्गमन करने का, और PVT LTD कंपनी को अंशों का निर्गमन करने का अधिकार नहीं होता है। अब अभी हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, पहले वहाँ नहीं जा रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि शेयर क्या है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में अंश से तात्पर्य या अभिप्राय हिस्सा से होता है। हिस्सा साधारण बोलचाल की भाषा में अंश से तात्पर्य या अभिप्राय हिस्सा से होता है। लेकिन कंपनी अधिनियम आने पहले चल रहा था 1956, अब जो है इसमें कंपनी में रिवाइज कंपनीज एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट जो है 2013, और सब अंडर सेक्शन 284 के तहत यानी कम 2000 कंपनी की एक्ट 2013 और सब अंडर सेक्शन 284 में अंश की परिभाषा दिया गया है। अंश से तात्पर्य या अभिप्राय कंपनी की पूंजी में भाग से है जिसमें स्टॉक भी शामिल होता है। अब ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013। अब आगे बढ़ते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा हो गया, अब अपने हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसकी परिभाषा आप कई तरह से दे सकते हैं कि कंपनी अपनी पूंजी को जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। कंपनी अपनी पूंजी को जनता की सुविधा के लिए कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। उन्हीं टुकड़ों को, उन्हीं को हम अंश कहते हैं। अ कंपनी डिवाइडेड हिज कैपिटल इन मेनी स्मॉल यूनिट्स, a company divided his capital in many small units is called, each unit is called shares, उसको हम लोग शेयर्स कहते हैं, शेयर्स। अब शेयर कंप्लीट हो गया। चूंकि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसके थोड़ा बैक में जाकर, चूंकि आखिर एक कौन क्या है, कौन इशू कर सकता है, किस परिस्थिति में। अभी शेयर मैंने बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि शेयर होता क्या है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ वैल्यूएशन ऑफ शेयर।
वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन, अंशों का मूल्यांकन, अंशों का मूल्यांकन। याद रखना है कि किस परिस्थिति में अंश का मूल्यांकन किया जाता है। अब उसके बाद तब चलेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। याद रखना है कि अंश की मूल्यांकन की कब जरूरत पड़ेगी, याद रखना है कि अंश का कब मूल्यांकन करना होगा। तो जनरली हम लोग लिखते हैं ऑन द एमालगमेशन, एकीकरण की दशा में, एकीकरण की दशा में, हिंदी में ही लिख दे रहे एकीकरण, एकीकरण की दशा में, यानी इसका होता है एमालगमेशन। इन केस ऑफ एमालगमेशन, यानी एमालगमेशन, फिर होता है संविलियन की दशा में, संविलियन। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, संविलियन की दशा में। सबको अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। अंग्रेजी ही बेटर होता, पहला अक्षर सबका, फिर इंग्लिश भी बोल देंगे। हस्तांतरण, या पहले लिखते हैं हम लोग ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरण, अंशों का हस्तांतरण, अंशों का हस्तांतरण। कन्वर्जन, कन्वर्जन बदलने पर अंशों को अन्य अंशों में, अन्य अंशों में बदलने पर कन्वर्जन। इन केस ऑफ CONVERSION, कन्वर्जन, कन्वर्जन। इन केस ऑफ कन्वर्जन हो गया, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन केस ऑफ एमालगमेशन। इन केस ऑफ परचेज और सेल, परचेज और परचेजेस और सेल ऑफ शेयर्स। इसके अलावा लिख सकते हैं हम लोग, जब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, यहां पर लिख रहे हैं कर निर्धारण की दशा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, बहुत हो गया। कहने का मतलब कि इन परिस्थितियों में अंश का मूल्यांकन की आवश्यकता कब होगी। साधारण सी बात है कि बिना किसी कारणवश अंश का मूल्यांकन आखिर क्यों किया जाएगा। पहले जैसे पढ़े होंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी ख्याति के मूल्यांकन की क्या जरूरत पड़ती है। यहाँ केवल मूल्यांकन का अगर मेथड बता दिया जाए तो ये कंफर्म नहीं हुआ। अगर एनीबॉडी राइज टू अ क्वेश्चन कि व्हाई इट इज नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इसकी क्या जरूरत है, अंशों के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। तो सीधा सी बात है, अब हम लोग टॉपिक पर चलेंगे, मेथड पर बाद में जाएंगे। पहले मैंने अंश को डिफाइन किया कि अंश होता क्या है, कौन सी कंपनी को राइट होता है जो अंशों का निर्गमन कर सकता है। अंशों का निर्गमन, क्योंकि बहुत सारे तरह की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, फिर फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, बहुत सारी तरह की कंपनी है। एकल कंपनी है जो अभी 2008 में मनमोहन जी की सरकार ने निश्चित किया कि एक भी व्यक्ति यानी OBC ओनली 1 पर्सन मेक ए कंपनी, तो वो अगले जमा नहीं पहुंचा नहीं सके। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने एक स्पष्ट कर दिया, अब हर किताब में छपी हुई है OBC 1 पर्सन कंपनी।
तो एकल कंपनी हो सकता है। तो अभी हमने कंपनी को तो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन बात चली गई उधर। अब हम लोग फिर लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। तो एकीकरण का मतलब एक आगे चैप्टर पढ़ाएंगे। इस लेसन के बाद मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा एकीकरण। अब एक और चीज छूट रहा है, कारण बहुत से हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 7 नंबर दे रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन इसका होता है पुनर्निर्माण। कोई एक ही चीज देखे अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन बोल दोनों देंगे, हिंदी भी बोलेंगे अंग्रेजी बोलेंगे। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक पहुंचे हैं कि ऑन द एमालगमेशन या इन केस ऑफ एमालगमेशन, एकीकरण की दशा में। अब सवाल उठता है कि कोई समझेगा कहाँ से कि एकीकरण की दशा क्या हो सकता है। तो हर चीज अपने आप में वहाँ पर एक अलग लेसन है। अब ये अलग लेसन है। यहाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर समझ सकते हैं, अंशों का अन्य अंशों में कन्वर्जन समझ सकते हैं, बदलना होगा। परचेज और सेल, जरूरत पड़ेगा क्रय विक्रय का, हमारा शेयर हम बेचना चाहते हैं। तो ये भी सवाल उठता है कि क्रय और विक्रय की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि जो कोई भी कंपनी जो लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ, तो वहाँ पर उसका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य शेयर का दिया हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी कंपनी अपने आप से उसका मूल्यांकन करती, कब जब उसको बेचना हो, कंपनी जब शेयर बेचना हो तो बात की बात है, वो तो पार वैल्यू मार्केट प्राइस जो है वो बाद में समझा जाएगा, फिर वहाँ नहीं जाए। अब बैक हो जाते हैं एमालगमेशन। यहाँ समझना है कि जब अंश की मूल्यांकन इसका जरूरत कब पड़ा, जनरली इसी कंपनी का, यानी यही टॉपिक मेन यूज होगा इन दिस लेसन, प्रयोग किया जाएगा एमालगमेशन। जब दो या दो से अधिक कंपनी या दो कंपनी जो सेम टाइप का बिजनेस रनिंग कर रहा होगा, एक ही तरह का व्यापार कर रहा होगा, when two or more companies amalgamated for any purpose, कोई भी पर्पस हो सकता है, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। एकीकरण का मेन रीजन होता है इन ऑफ मार्केट कंपटीशन। एमालगमेशन का मेन रीजन होता है इन ऑफ मार्केट कंपटीशन। क्योंकि हम एकीकरण की दशा बताने जा रहे हैं कि एकीकरण की दशा का मतलब है कि ए और बी दो कंपनियां हैं जो दोनों सेम तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोथ मर्चेंट हैं, और दोनों व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यानी मार्केट कंपटीशन से बचना चाहते हैं, और दोनों मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण। पहले एकीकरण समझना होगा कि जब दो या दो से अधिक कंपनी जो एक ही तरह का बिजनेस कर रही हैं और दोनों मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक पता लगाना पड़ता है कि हमारा जो प्रेजेंट पोजीशन शेयर का क्या है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है पर शेयर। तो वैसी स्थिति में कहने मतलब एकीकरण के दशा में अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि दो कंपनी एक ही तरह का बिजनेस कर रहा हो, दोनों मिलाकर, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि ए क्लॉथ मर्चेंट है और बी भी क्लॉथ मर्चेंट है, दोनों सेम टाइप का बिजनेस कर रहा है, और दोनों मिलकर ए प्लस बी या एक नई कंपनी, इसको काट दीजिए, सी कंपनी का निर्माण करता है। तो सी यहाँ पर होगा वो खरीदने वाली कंपनी, आई बेचने वाली हो जाएगी। तो यहाँ जब सी आएगा तो ये पता लगाया कि हमारी संपत्ति का स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, शेयर का कीमत क्या है, वो पता लगाएगा। कहने का मतलब कि एकीकरण की दशा ये लेसन पढ़ाते समय डिटेल समझाया जाएगा। ये केस यही खत्म होती है एकीकरण की दशा में। अब समझे रहे, एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को, अन्य कंपनी को जब क्रय कर लेती है, एक विद्यमान कंपनी बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब करना, टेक ओवर करना। जैसे बी एक कंपनी है, सपोज दैट बी कंपनी ये कंपनी है, ये बड़ी है, 10 लाख लगा के काम कर रहा है, ये 5 लाख लगा के काम कर रहा है, इसका मार्केट में पोजीशन खराब हो रहा है, अब ये चलाने नहीं सक रहा है। तो एनी रीजन में भी कोई भी हो सकता है, उससे यहाँ पर मतलब बहस नहीं है। बहस है कि ये कंपनी जो है इसको अपने मिला लेती है, यानी परचेज कर लेती है या एक्वायर कर लेती है, एक ही मतलब होता है, अपने आप में मिला लेना या परचेज कर लेना या एक्वायर कर लेना। तो वैसी दशा में अंशों की मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर, अपना अंश को हस्तांतरण करना चाहता है, किसी को बेचना चाहता है, तो वैसी स्थिति में वह क्या करेगा कि अंशों का मूल्यांकन करेगा। आगे बढ़ते हैं, अंशों कहाँ ट्रांसफर ऑफ
शेयर हो गया था। अन्य कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है कि अंशधारी वो जब चाहे अपने अंशों को, हो सकता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो इक्विटी शेयर बदल सकता है, अगर इक्विटी शेयर है तो न्यू इक्विटी शेयर बदल सकता है, या उसकी मर्जी है अब अंशधारी कंपनी का जो शेयर होल्डर था वो शेयर होल्डर रहना नहीं चाहता है, अब डिवेंचर होल्डर बनना चाहता है, वो डिवेंचर में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो कन्वर्जन के केस में हो गया, परचेज ऑफ सेल बताया गया है। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को कर देना है, कर चुकाना है, वैसी स्थिति में भी अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, यानी उसकी पूंजी आंतरिक मूल्य क्या है, उसका इंटरनल वैल्यू क्या है। तो वैसी स्थिति में आगे बढ़ते हैं रिकंस्ट्रक्शन, यानी पुनर्निर्माण। सपोज किया जाए कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, अब इसका बाजार में गुडविल खराब हो रहा है जिसके कारण बिजनेस का पोजीशन डल जा रहा है। तो वैसी स्थिति में रीमोडिफिकेशन ऑफ द बिजनेस के तहत वो कंपनी को बदल करके यहाँ पर ए लिमिटेड की जगह पर सी लिमिटेड बना देता है। जैसे एक मकान है, इसका ढांचा अच्छा नहीं है, उसके पास पैसा या पूंजी है, तो वह क्या करता है, इस मकान को रिमॉडलिंग कर देता है, चेंज कर देता है, लुक बदल देता है, नक्शा बदल देता है। तो वैसी स्थिति में जब सब कुछ बदल रहा है तो उसका आंतरिक मूल्य, शेयर का मूल्य बदल जाएगा। वैसी परिस्थिति में यानी वो कन्वर्जन के केस में और रिकंस्ट्रक्शन के केस में और एमालगमेशन के केस में और एब्जॉर्प्शन के केस में और ट्रांसफर के शेयर के केस में, यानी ऐसी स्थिति में वह अंशों के मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कंपनी दो तरह के अंशों का निर्माण, कंपनी एक्ट है 2013 की धारा 43 के अनुसार, एक सेक्शन 43 के अनुसार एक कंपनी केवल दो तरह का ही शेयर इशू कर सकती है, वो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। जो मैंने अभी बताया कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वैसी स्थिति में इसको जो है वो शेयर को अंशों के मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है और वो मूल्यांकन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो पहला मेथड है नेट एसेट्स मेथड। तो एक एक टॉपिक चलेंगे क्योंकि आज नेक्स्ट में एक क्वेश्चन भी बनेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें एक क्वेश्चन भी बनेगा। आज मात्र मेथड बता रहा हूँ कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में पहला मेथड है नेट एसेट्स मेथड और दूसरा है यील्ड और अर्निंग मेथड। नेट एसेट्स मेथड और दूसरा है यील्ड और अर्निंग मेथड और तीसरा है फेयर वैल्यू मेथड, तीसरा है फेयर वैल्यू मेथड। यानी पहला मेथड जो है नेट एसेट्स मेथड, तो नेट एसेट्स मेथड को डिटेल लिखेंगे और उसमें ये बताएंगे कि नेट एसेट्स में टोटल एसेट्स लिया जाता है। याद रखना है कि टोटल एसेट्स में से हमारा घटेगा, लेस हो जाएगा टोटल लायबिलिटी जिसमें क्रेडिटर होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। पहले टोटल एसेट्स समझ लें, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, रिटायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट सब आएगा। टोटल एसेट्स करेंगे, उसके बाद उसमें से लायबिलिटी घटाएंगे जिसमें एक नंबर में क्रेडिटर बीपी होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो सकता है, प्रोपोज्ड डिविडेंड हो सकता है। दूसरा ये हो गया नेट एसेट्स मेथड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेट एसेट्स मेथड को कई नामों से जाना जाता है। ये डिटेल जो है नेट एसेट्स मेथड का पूरे फार्मूला के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। और मेथड जो है तीन तरह का है, तीन मेथड में से केवल कहीं आपका सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बताया उसमें लिखा है कि ओनली सिंपल क्वेश्चन। सिंपल का मतलब क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक प्रत्येक मेथड से दो दो या तीन तीन क्वेश्चन हल कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। और दूसरी चीज़ याद रखेंगे, इससे थ्योरी भी दे सकता है कि आप अंशों के मूल्यांकन से क्या समझते हैं और अंशों के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं। ये थ्योरी 15 नंबर का था। जैसा कि मालूम आप लोग को कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन देता है, लेकिन फोकस ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मार्क्स ज़्यादा उठता है। मैं चूँकि इस लेक्चर में पूरे एक ही दिन बता देना उचित नहीं समझता हूँ,
चूँकि सारी बात अगर बता दिया जाए, बोल दिया जाए तो भी पूरी बात समझ में ना आएगी। इसलिए नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें नेट एसेट्स मेथड को लिखेंगे। मेथड तीनों लिखने के बाद नेट एसेट्स मेथड से कैसे निकाला जाता है उसको लिखेंगे और उस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे। मैं आज लेक्चर को अपने यहीं एंड करता हूं और अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः फिर मिलेंगे हम लोग क्लास में।